नमस्कार। मायावती का नाम भारतीय राजनीति में एक ऐसी शख्सियत के रूप में दर्ज है जिन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए न केवल कड़ी मेहनत की बल्कि अपनी कड़ी आवाज और साहसिक निर्णयों के साथ समाज के सबसे शोषित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। उनका जीवन एक संघर्ष की मिसाल है जिसमें उन्होंने भारतीय समाज की गहरी जातिवाद की बुनियाद को चुनौती दी और दलितों के अधिकारों की हिफाजत के लिए अडिग रहकर कदम उठाए हैं। मायावती का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही असमानता, भेदभाव और समाज में व्याप्त जातिवाद के कड़े रूपों को महसूस किया है। भारतीय समाज में आज भी दलितों को तिरस्कार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और मायावती ने इस सामाजिक विभाजन को अपना संघर्ष और प्रेरणा बना लिया। राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये उनका रास्ता केवल सत्ता में भागीदारी के लिए नहीं बल्कि दलित समाज के शोषण और अपमान के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने का था। उनका जीवन एक मिशन था जिसका उद्देश्य दलितों को समाज में बराबरी का हक दिलाना और उनकी आवाज को उस मंच तक पहुंचाना था जहां वो आज तक नहीं पहुंच पाई थी। मायावती ने राजनीति में जो कदम उठाए वो केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि हर उस वर्ग के लिए था जिसे भारतीय समाज में हाशिए पर रखा गया था। उनकी राजनीति का स्वरूप हमेशा गहरे सामाजिक सुधारों की ओर अग्रसर रहा। मायावती ने न केवल सिर्फ सत्ता की कुर्सी को दलित समाज की सेवा में लगाया बल्कि उन तमाम योजनाओं और नीतियों को लागू किया जो समाज के कमजोर वर्गों के न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करती थी। उन्होंने अपने शासन में कानून के शासन को प्राथमिकता दी जहां अपराधियों को सख्त सजा दी जाती थी और किसी भी जातिवादी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। मायावती का यह संघर्ष केवल उनके लिए नहीं था बल्कि ये एक प्रतीक बन गया था। किसी भी जातिवादी समाज में एक महिला, विशेषकर एक दलित महिला, अपनी ताकत और संकल्प से किसी भी स्तर पर बदलाव ला सकती है। उन्होंने खुद को दलित समाज का सशक्त प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया और उन्हें गर्व के साथ ये दिखाया कि उनके अधिकारों का सम्मान करना ही समाज के समुचित विकास की दिशा है। आज भी मायावती का नाम उस संघर्षशील नायिका के रूप में लिया जाता है जिन्होंने दलितों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने और उन्हें समान अवसर देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। उनकी राजनीति और उनके कार्यों ने दलित समाज में एक नई चेतना जागृत की जो अब खुद को सशक्त और आत्मनिर्भर महसूस करता है। उनका यह समर्पण आज भी उस समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है जिसे उन्होंने हमेशा अपनी प्राथमिकता और कर्तव्य के रूप में देखा। मायावती का राजनीति में आना भी एक बड़ा ही दिलचस्प घटना है। काशीराम की पारखी नजर ने मायावती की नेतृत्व क्षमता और उनमें छिपे भविष्य के नेता को पहचान लिया था। नई दिल्ली का श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, जहां गौतम बुद्ध नगर में डाक कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले प्रभुदास की पत्नी रामरती ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन कौन जानता था कि गरीब और दलित परिवार में जन्मी ये लड़की भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्ग दलितों की सबसे ताकतवर महिला बनेगी और भारत के सबसे बड़े सूबे में शुमार उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री होगी, जिसे राजनीतिक विश्लेषक लोकतंत्र के चमत्कार के रूप में याद करेंगे। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को एक दलित परिवार में हुआ था। उनके 6 भाई और 2 बहन हैं। परिवार के पुत्रों को निजी स्कूलों में भेजा गया था जबकि बेटियों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया गया। पुरुष प्रधान समाज में हमेशा बेटों को ज्यादा तरजीह दी जाती है और इसका सामना मायावती को बचपन से करना पड़ा। भारतीय समाज में आज भी बहुत कम महिलाएं नेतृत्वकारी भूमिका में हैं, तो ऐसे समय में एक दलित महिला किसी पार्टी की प्रमुख व पहली दलित महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय प्राप्त करेगी, ऐसा शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
मायावती का राजनीति में आना भी एक बड़ी दिलचस्प घटना है। मायावती बचपन से जिद्दी और आक्रामक रही। एक दलित चिंतक लेखक एक लेख में लिखते हैं कि मायावती को जाति का दंश उन्हें बार बार कचोटता था, इसीलिए बहुत कम उम्र में अपने बगावती तेवरों के साथ 1977 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राजनीति के धुरंधर नेता राजनारायण से भिड़ गई थी। ये वही राजनारायण थे जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली से चुनाव हराया था, और यह घटना हर जगह चर्चा का विषय बनी रही। इसी घटना ने काशीराम और मायावती की मुलाकात की पटकथा लिखी थी। जैसे ही काशीराम को इसके बारे में पता चला, बिना किसी पूर्व सूचना के वे मायावती के घर पहुंच गए। ये वो वक्त था जब मायावती सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारियां कर रही थी। मायावती के परिवार ने जब अचानक काशीराम को अपने घर देखा तो उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। काशीराम की पारखी नजर ने मायावती के नेतृत्व क्षमता और उनमें छिपे भविष्य के नेता को पहचान लिया था। उन्होंने मायावती से प्रभावित होकर कहा, तुम्हारे इरादे, हौसले और कुछ खासियत मेरी नजर में आई है। मैं एक दिन तुम्हें इतनी बड़ी लीडर बना दूंगा कि एक कलेक्टर नहीं बल्कि तमाम कलेक्टर तुम्हारे सामने फाइल लेकर खड़े होंगे, तभी तुम लोगों के लिए ठीक से काम कर पाओगी। काशीराम के इन शब्दों ने मायावती पर गहरा प्रभाव डाला। यहीं से उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई। लेकिन यह सफर इतना आसान बिल्कुल नहीं था। हर कदम पर उन्हें पुरुषवादी समाज के जहरीले दंश को झेलना पड़ा। सामाजिक दबाव के चलते मायावती के पिता ने उन्हें घर या राजनीति में से किसी एक को चुनने को कहा और उन्होंने राजनीति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मायावती अपना घर छोड़कर दिल्ली के करोल बाग के वामसेब के दफ्तर में आकर रहने लगी और वहीं से मिशन का काम शुरू किया। संकल्प के साथ मायावती ने काशीराम से कहा, अब मैं अपना जीवन मिशन में लगाना चाहती हूं। न मुझे शादी करनी है, न परिवार से बंध कर रहना है। और इस संकल्प से प्रभावित होकर काशीराम ने उनको आगे बढ़ाना और प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात भी बहुत लोगों को रास नहीं आई। पुरुषवादी मानसिकता के बीमार लोगों को एक महिला का आगे बढ़ना कहां रास आने वाला था। उस समय जब बराबरी ना कर पाओ तो किसी भी महिला के चरित्र पर उंगली उठाकर उसे रोकने की कोशिश करना भारतीय समाज की पुरानी विकृति मानसिकता रही है। और यह सब मायावती को भी झेलना पड़ा जब उनके कार्यालय में रहने पर प्रश्न उठने लगे थे। लेकिन मायावती ने ऐसे समाज की मानसिकता की परवाह न करते हुए दिन रात बहुजन समाज को जागरूक करने का मिशन जारी रखा। उनका यही समर्पण, यही भाव उन्हें दलितों की नजर में विशेष बनाता था। कुछ वर्षों तक मायावती दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षण कार्य भी करती रही, लेकिन धीरे धीरे वे पूरी तरह वामसेब के कार्य में लग गई। जल्द ही मायावती अपने आक्रामक तेवरों के चलते मशहूर होने लगी थी। गांधी, ब्राह्मणवादी और कांग्रेसी उनके विशेष निशाने पर रहते थे। गांधी के जातिवादी विचारों को वे लगातार लोगों के सामने रखकर लोगों को हरिजन शब्द से मुक्त होने की बोलती थी। और वो कहती थी, यदि हम हरिजन की औलाद हैं तो क्या गांधी शैतान की औलाद थे? अपने इन्हीं तेवरों की वजह से वो बहुत जल्दी काशीराम की कोर टीम का हिस्सा बनकर काम करने लगी। उनका कुर्सी पर बैठना ही पुरुषवादी व्यवस्था पर एक आघोषित हमला था। मायावती की प्रसिद्धि को देखते हुए 1984 में उन्हें मुजफ्फरनगर जिले के कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया था। 1985 में उन्हें बिजनौर से उपचुनाव लड़ाया गया। 1987 में हरिद्वार का उपचुनाव लड़ाया गया। इनमें से किसी भी चुनाव में उन्हें जीत तो नहीं मिली। 1989 में बिजनौर से उन्होंने पहला चुनाव जीता और इस तरह तमाम कठिनाइयों को धता बताते हुए मायावती ने संसद में कदम रखा था। 1995 में वो राज्यसभा की सदस्य भी रही और उसी साल मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। इसके बाद 1997 में वे फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2001 में काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इसके बाद उन्होंने 2007 में अपनी रणनीति बदलते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। जहां काशीराम को लोगों से घुलना मिलना पसंद, वहीं मायावती को शांत रहकर अपनी रणनीति के हिस्से में काम करना पसंद है।
ये गुण उनको और ज्यादा ताकतवर बनाता रहा। मायावती कभी भी मीडिया फ्रेंडली नहीं रही, इसीलिए वो राजनीतिक बहसों को समय की बर्बादी मानती थी। उनका ये अंदाज आज भी बरकरार है। राजनीतिक अटकलबाजियों में ना तो वो खुद शामिल होती और ना ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को शामिल होने देती थी। हमेशा एक कुशल और सख्त प्रशासक के रूप में सत्ता चलाई। वो कानून के राज को सख्ताई से लागू करवाती रही। मायावती लगातार सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करके मजबूत बनकर निकली। कहा तो यहां तक जाता है कि गेस्ट हाउस कांड के रूप में उनकी हत्या तक की साजिश रची गई थी, लेकिन वो कभी घबराई नहीं। वो हमेशा दलितों के हितों के लिए आगे बढ़कर लड़ी। मायावती ने अपनी सत्ता के समय यूपी के बड़े बड़े गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, वहीं बड़ी संख्या में अंडरग्राउंड भी हो गए। सख्त प्रशासन के लिए विपक्षी भी उनका लोहा मानते थे, चाहे किसी जात या धर्म का व्यक्ति हो। प्रदेश की आम जनता ने बसपा शासन में हमेशा सुरक्षित महसूस किया। खासकर दलित शोषित महिलाओं ने एक महिला मुख्यमंत्री के शासन को काफी पसंद किया। मायावती ने बेजुबानों को आवाज दी, उनके लिए दलित समाज का हित हमेशा सर्वोपरि रहा। इसलिए रोहित वेमुला का मामला हो या सहारनपुर हिंसा का, उन्होंने समाज हित को आगे रखते हुए राज्यसभा तक से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब आंबेडकर के सपने शासक बनों को उन्होंने पूरा किया और दलितों को स्वाभिमान से चलना सिखाया। उन्हें कई बार भारत के सबसे प्रभावशाली हस्तियों में नामांकित किया गया। पुरुष प्रधान समाज में मायावती की मजबूत और निर्भीक छवि उन्हें आज तमाम महिलाओं का आदर्श बनाती है। उनके किए गए कामों की वजह से आज भी दलित समाज के लोग मायावती के राज के सुनहरे दिनों को याद करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं।